हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उन स्पेशल टॉपिक में से सबसे पहले तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एक ये हो गया। इसको इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बोलते हैं। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और उसके अलावा ग्रह के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसको प्लैनेट बोलते हैं अंग्रेजी में। स्टार, तारा, स्टार, तारा, जिसको हम लोग एग्जाम्पल में सूर्य भी ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, हम लोग केपलर्स लॉ के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केपलर्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मतलब यह है कि एक बल है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है, एक बल है, एक ऐसा बल है, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण, एक ऐसा आकर्षण है जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सभी पिंडों को, जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनको एक प्रबंध तंत्र के द्वारा स्थापित करता है। एक ऐसा मैनेजमेंट है जो सभी ग्रहों को, सभी ग्रह हों, चाहे उपग्रह हों, चाहे तारे हों, उनको क्या करता है, बांध के रखता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, एक ऐसा आकर्षण बल जो ब्रह्मांड में सभी आकाशीय पिंडों को एक नियम के द्वारा, एक प्रबंध के द्वारा बांध कर रखे हुए हैं। उसे यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? उसे यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि हर जगह पे, ब्रह्मांड के हर एक बिंदु पर उसका मान समान रहता है, सर्वत्र बराबर रहता है, इसलिए उसे सार्वत्रिक बोलते हैं। जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में पूरा यूनिवर्स के हर जगह पे, प्रत्येक स्थान पर इस ग्रेविटेशन का मान समान रहता है, समान रहता है, समान रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक बोलते हैं। एक चीज और यहां पे फैक्ट, एक चीज ये है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। पूरी गैलेक्सी में, पूरी मंदाकिनी में, आकाशगंगा में, पूरी आकाशगंगा में लगभग 150 आकाशीय पिंड हैं। आकाशीय पिंड हैं, पूरे 150 सेलेस्टियल बॉडीज हैं। एक चीज यानी कि इसको, इतनी पूरी 150 आकाशीय पिंडों को बांध करके रखता है कौन? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, पूरी मंदाकिनी में, पूरी आकाशगंगा में, पूरे यूनिवर्स में 150 आकाशीय पिंडों को बांध करके रखता है। और एक नियम के थ्रू, ऐसा भी नहीं कि कहीं पर ज्यादा उसका इम्पैक्ट है, कहीं पे कम उसका इम्पैक्ट है, पूरे यूनिवर्स में उसका इम्पैक्ट ईच एंड एवरी प्लेस पर इक्वल है, इसलिए उसे सार्वत्रिक कहते हैं। इसके आगे यहां पे अगर बात आई है कि ये आकाशीय पिंड क्या है, आकाशीय पिंड, इस आकाशीय पिंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? वे सभी, यानी आकाशीय पिंड क्या हैं?
आकाशीय पिंड का मतलब जो यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब इन्हीं आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कब बोलेंगे, इनको ग्रह कब बोला जाएगा? ग्रह क्या होता है, प्लैनेट्स क्या है, इसको प्लैनेट्स अंग्रेजी में बोलते हैं। प्लैनेट्स क्या है? तो प्लैनेट की परिभाषा ये है, डिफिनेशन ये है, वे सभी ऑल दो सेलेस्टियल बॉडीज, वे सभी आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर अपनी एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे कि यहां पे हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, यानी उसकी ऑर्बिट भी फिक्स होगी। ये कोई तारा है, सपोज दैट सन है, इस सन के चारों ओर, इस सन के चारों ओर जितने भी, सपोज कोई एक ये आकाशीय पिंड है, तो ये आकाशीय पिंड अपनी ऑर्बिट को छोड़ेगा नहीं, यहां आ जाएगा, यहां, यानी जो उसकी ऑर्बिट है वो पूरी अपनी क्लास के अराउंड ही, ऑर्बिट के अराउंड ही क्या करेगा, सन के चारों ओर चक्कर लगाएगा। यहाँ पे सन का मतलब है कि एक यूनिवर्स डिफिनीशन के बारे में, एक आइडियल डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे सन को ना लिख करके यहाँ पे एक स्टार के बारे में बात किया गया है कि ऑल दो सेलेस्टियल बॉडीज, वे सभी आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर एक अपनी निश्चित कक्षा में, अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनको बोलते हैं ग्रह बोलते हैं। अब यहां पे एक चीज और है कि तारे, एक और डिफिनीशन है एक्चुअल में तारे क्या हैं। यहां पे तारे, स्टार क्या है? अच्छा, स्टार क्या है? वे सभी आकाशीय पिंड जो किसी मंदाकिनी के, यानी कि गैलेक्सी के चारों ओर, ये स्टार क्या करेंगे, गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। स्टार क्या करेंगे, गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग केपलर्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट है ये केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ केपलर्स ने बेसिकली 3 नियम दिए हुए थे। केपलर्स ने ग्रहों से रिलेटेड, यानी कि जब सबसे पहले तो न्यूटन्स ने डिस्कस किया हुआ था, न्यूटन्स ने एस्ट्रोनॉमी में कुछ काम किया हुआ था। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल शास्त्र से संबंधित जो भी अध्ययन होता है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो केपलर्स ने जो शोध किया था, उस शोध पे उन्होंने मॉडिफिकेशन किया केपलर्स ने। सबसे पहला पॉइंट ये है कि न्यूटन्स ने क्या बात कही थी। न्यूटन साहब ने ये कहा कि जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार गति में, यानी कि सर्कुलर मोशन करते हैं। लेकिन केपलर्स ने क्या कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, दीर्घ वृत्ताकार गति करते हैं, यानी इलिप्टिकल मोशन करते हैं। इलिप्टिकल मोशन कहने मतलब ये है कि अगर सूरज यहाँ पे है और कोई चक्कर लगा रहा है तो कैसा लगाएगा, इस तरीके से चक्कर लगाएगा, ये इलिप्टिकल है। अगर यहाँ पे सूर्य होता, अगर ऐसे चक्कर लगाते तो ये वृत्ताकार हो जाता। तो केपलर साहब ने कहा कि नहीं, सर्कुलर नहीं, राउंड करते हैं, इलिप्टिकल मोशन करते हैं, यानी दीर्घ वृत्ताकार गति करते हैं। दूसरा एक नियम और है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि उन्होंने कहा कि जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी चाल नियत होती है, यानी चाल न घटती है न बढ़ती है। जिस भी गति से, जिस भी स्पीड से ग्रह चक्कर लगाते हैं वो उसी स्पीड से ग्रह लगाते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर
उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो एरिया है, जो घेरा गया, जैसे कि ये सन है और ये यहाँ पे कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है इलिप्टिकल, तो इसने जितना भी क्षेत्र कवर किया है, ये जो एरिया होगा, ये एरिया फिक्स रहेगा, उतना ही रहेगा। जितने स्क्वायर में पहले था उतना ही स्क्वायर में आगे भी रहेगा। उसका क्षेत्रफल, जो उसकी वर्ग इकाई है, जो ग्रह के द्वारा कवर किया गया जो क्षेत्रफल है, जितने वर्ग इकाई पहले रहा होगा उतने ही वर्ग इकाई इन भविष्य फ्यूचर में भी उतना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो हो गया दूसरा वाला। तीसरे नियम में ये इन्होंने ये कहा, एक नियम है, क्या नियम है ये, यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है, यहाँ पे परिक्रमण काल है, ऑर्बिटल पीरियड है, और आर क्यूब क्या है। इन्होंने ये कहा कि ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है, ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य के बीच की जो दूरी होती है, जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स होगा जो परिक्रमा कर रहा है सूर्य के चारों ओर, तो उस ग्रह का जो ऑर्बिटल पीरियड होगा वो ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर और सन एंड प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, यानी अनुक्रमानुपाती होगा। इस बात को ध्यान से रखिएगा। ये कहीं पर भी अगर उसका जो उसका परिक्रमण काल निकलेगा और सन से जो बीच की जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर, जो टाइम पीरियड है, जो ऑर्बिटल पीरियड है, उस ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट्स। ओके, तो ये है तीसरा नियम। तो पहला नियम क्या है, केपलर साहब ने ये बताया कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार गति करते हैं। और दूसरा नियम क्या है, जो ग्रह है, ग्रह द्वारा यानी कि कवर किया गया जो क्षेत्रफल होगा वो नियत होगा, और यानी कि एक नियत चाल से गति करेंगे। और तीसरा नियम क्या है, ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के क्यूब के, यानी कि तृतीय घात के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से कुछ हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट पे बात किया है। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।